नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर। और जैसा कि आप को सुबह से कोलकाता कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ है, जिसकी मतगणना अभी जारी है, आपको सुबह से जो भी रुझान थे या परिणाम ये जो आए हैं, वो अपने दर्शकों के बीच हम रख रहे हैं। आप युवा शक्ति के जो ऐसे दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम बता दें कि 144 वार्ड जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन में, उसका चुनाव 19 तारीख को हुआ था, जिसकी मतगणना आज सुबह से जारी है, जिसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। परिणाम के बारे में भी बताया। अभी अभी जो रुझान है, जो तृणमूल कांग्रेस 133 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर, लेफ्ट फ्रंट 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, अन्य 1 सीटों पर। ऐसे ऐसे हैवीवेट जो उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, जो चुनाव जीत गए हैं। आपको 23 नंबर वार्ड में विजय ओझा ने विजय श्री हासिल करी है। वहीं 22 नंबर वार्ड से मीना देवी पुरोहित ने चुनाव जीता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल हेड, युवा शक्ति के चैनल हेड प्रकाश चंद्रा है। प्रकाश चंद्रा से हम बात करेंगे। प्रकाश, अभी और क्या डिटेल और अपडेट्स हैं? देखिए, 105 नंबर वार्ड से जिस प्रकार से सुशीला मंडल चुनाव जीत गई हैं, 106 नंबर वार्ड से अरिजीत ठाकुर चुनाव जीत गए हैं, 107 नंबर वार्ड से लिपिका मन्ना चुनाव जीत गई हैं, 108 नंबर वार्ड से सुशांत घोष चुनाव जीत गए हैं, 109 से अनन्या बनर्जी, इन पर बड़ा दाव तृणमूल ने खेला था, अनन्या बनर्जी उन पर वो चुनाव जीत गई हैं, 115 से रत्ना सुर चुनाव जीत गई हैं, और 116, 117 और 118 तीनों ही वार्ड से तारक सिंह सपरिवार चुनाव जीत गए हैं। यानी 116 से कृष्णा सिंह, 117 से उनके सुपुत्र अमित सिंह और 118 से स्वयं तारक सिंह, तीनों ही सपरिवार। कृष्णा सिंह भी उनकी बेटी है जी, कृष्णा सिंह उनकी बेटी है और अमित सिंह उनके बेटे हैं, और तारक सिंह स्वयं, तीनों ही सपरिवार चुनाव जीत गए हैं। 45 नंबर वार्ड से संतोष पाठक चुनाव जीत गए हैं। 85 नंबर वार्ड से देवाशीष कुमार देवादा चुनाव जीत चुके हैं, और 102 नंबर वार्ड से सुदेशना भी चुनाव जीत गई है। यानी अब चुनाव जीतने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीच सड़क पर कालीघाट में आज अपने समर्थकों को शुक्रिया कहा है, और कहा है कि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस लगातार आपके वार्ड में काम कर रही है, हम लोग विकास का काम कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं, राज्य स्तर पर कर रहे हैं, और बाहर भी अब तृणमूल कांग्रेस अब अपना जो स्वरूप है उसे विस्तारीकरण के में लगी हुई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है उन्होंने। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को यह भी कहा है कि आप खुशी मनाइए, लेकिन उस खुशी से किसी का नुकसान ना हो। कोलकाता में इसका भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम हर्ष में, खुशी में दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक संदेश देकर, एक लाइव संदेश देकर कहा है कि आप खुशी मनाइए, लेकिन जुलूस में किसी प्रकार का पटाखा मत फोड़िए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए और किसी को भी मत चिढ़ाइए। प्रकाश, ये चुनाव परिणाम आने के बाद 45 नंबर वार्ड की बात करें तो चुनाव परिणाम आने के बाद जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में वहाँ मतगणना केंद्र बनाया गया था, वहाँ उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि तृणमूल का शीर्ष नेतृत्व भी हमेशा से कह रहा है, शुरुआती दौर से ही कह रहा है कि कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके ऐसा हो रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है लोग? तो देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ कि चुनाव के दिन जो हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो संतोष पाठक जी से ये खबर मिली कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी चुनाव के दिन, जैसा कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की हुई। और अब आज जैसे ही संतोष पाठक चुनाव जीते तो उनके सुपुत्र की तरफ से आरोप लगा कि उनके सुपुत्र ने एक ईंटा जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों पर फेंका। वो ईंट का जो टुकड़ा है वो सीधा जाके शक्ति सिंह, जो कि खुद वार्ड नंबर 45 संतोष पाठक खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें जाकर लगा। और उसके बाद से तृणमूल जो है उनके समर्थक बेकाबू हो गए और उन्होंने कांग्रेस के साथ संघर्ष छेड़ दिया। और उसी बीच कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं वो भी बेकाबू हो गए और पुलिस को काफी जद्दोजहद
उठानी पड़ी और वहां पर शांत का वातावरण बनाना पड़ा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है कि आपके जश्न नहीं, ये दोनों तरफ से रस्साकसी चल रहा था कि किसने ईंट फेंका, और ये उतनी भीड़ में तो ये नहीं देखा गया, लेकिन हाँ दोनों तरफ से, क्योंकि बिल्कुल, ये पहले आरोप से है, ही ये आरोप हाँ है। पहले से ही उत्तेजित दोनों के कार्यकर्ता थे, और इतनी उत्तेजना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अब जब मतपेटी जो है ईवीएम मशीन में उनका भाग्य कैद है, तो निश्चित रूप से वो ईवीएम खुलेगा, और जिस जीत का सेहरा, किसी को जीत का सेहरा मिलेगा तो किसी को हार मिलेगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन इस स्तर पर अब मारपीट और ये, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसको झेला है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, बहुत सारे स्तर पर जांच और ये सब चल रहा है। ऐसे में कॉरपोरेशन इलेक्शन का, और जैसे हमने पहले भी बात करी कि ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती है, ना अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी कुछ वारदात हो जिससे विरोधियों को मौका मिले उनको घेरने के। बिल्कुल आज ममता बनर्जी ने स्वयं आज लोगों को से अपील की है कि आप शांति बना के रखिए, आपके जश्न में से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी में ना हो। और उन्होंने साथ में कहा है कि आप चिढ़ाएं भी ना किसी को उत्तेजित ना करें। लेकिन नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ है उसमें तृणमूल का कहना है कि कांग्रेस ने हमला किया, कांग्रेस का कहना है कि तृणमूल ने हमला किया। हमला जिस किसी ने भी किया है, लेकिन नुकसान आसपास के लोगों का हुआ है। बहुत सारे लोग जब वहां से भाग खड़े हुए जब ये घटना घटी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बहुत जद्दोजहद के बाद स्थिति को सामान्य किया है। उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वोट कटवा कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है वो वोट कटवा है, उसके जो उम्मीदवार हैं वो वोट काटने के लिए तृणमूल के मैदान में उतरे हुए थे। साथ में उन्होंने गण उत्सव बताया है आज की तारीख को, कहा है कि आज पूरा जो गणतंत्र है वो उत्सव मना रहा है और आज की तारीख गण उत्सव है। और एक बात और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि कोलकाता और बंगाल देश को राह दिखाएगा। जब उन्होंने फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है, इससे अब साफ साफ है कि दीदी का जो टारगेट है वो 2024 का है। तभी उन्होंने कहा है कि कोलकाता और बंगाल देश को राह दिखाएगा। इससे क्या बात साबित हो रही है ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन दीदी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब तृणमूल जो है वो कोलकाता से ऊपर उठकर, बंगाल से ऊपर उठकर अब यूपी की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, ममता बनर्जी जिस तरीके से प्रकाश डालना चाह रही हैं ये सारी चीजों पर, जो यहाँ के लिए बहुत ही मशहूर कहावत है कि कोलकाता थिंक टुडे, बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। तो ये क्या इसी राह पर वो आगे बंगाल को ले जाना चाहती? जी बिल्कुल, उन्होंने बंगला में कहा है कि कोलकाता बंगला सारा देश के पथ दिखाबे। पथ, अगर वो उन्होंने फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है, अगर उसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें तो समझ में आता है कि कोलकाता और बंगाल देश को नई राह दिखाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि तृणमूल अब यहीं पर रुकने वाली पार्टी नहीं है। तृणमूल अब केवल बोर्ड गठन करके, मेयर को सामने करके, उनका शपथ ग्रहण करके यहाँ विकास करने भर तक सीमित रहने वाली पार्टी नहीं है। अब तृणमूल कोलकाता से ऊपर उठकर, बंगाल से ऊपर उठकर अब गोवा की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, पंजाब की तरफ और यूपी की तरफ अब कूच करने वाली है। और जनवरी में 1 तारीख को, यानी 1 जनवरी को तृणमूल की स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस में ही जहां तक अब संकेत मिल रहे हैं कि स्थापना दिवस के दिन ही तृणमूल सुप्रीमो, पार्टी की सर्वा नेत्री ममता बनर्जी एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं कि आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन 5 राज्यों में तृणमूल पूरे ताकत के साथ, पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल प्रकाश, शुरुआती जो मतगणना की शुरुआत हुई उसमें जो रुझान तेजी से आ रहे थे, उसके बाद अभी जो पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं कि एक तृणमूल कांग्रेस 133 पर, लेफ्ट फ्रंट 4 पर और कांग्रेस 2 पर, अदर्स 1 पर ये अटका हुआ है। तो थोड़ा सा लगता है कि ईवीएम और ये सब को खोला जा रहा है। और क्या लगता है कि एक विलंब हो रहा है क्योंकि लोगों को जल्दी से जल्दी परिणाम की चिंता है और परिणाम जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग अगर पिछले 10 सालों से चुनाव परिणामों की तरफ अगर देखें
तो सुबह में जब 8 बजे पेटियां खुलती हैं, जब ईवीएम मशीन खोला जाता है, तो उस समय थोड़ी सी जल्दी होती है, लोगों को भी जानने की भी जल्दी होती है, और जो अधिकारीगण होते हैं वो भी बहुत जल्दी काम निपटाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 11 से 2 का समय जो होता है, उसमें थोड़ा सा स्लो, वोटिंग भी स्लो हो जाती है, और जब मतगणना जो काउंटिंग होती है उसमें भी थोड़ी सी वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे में थोड़ी ही देर में अब स्थिति साफ हो जाएगी, दिशा जो है बिल्कुल शुरुआती दौर में लग रहा था कि 2020 मैच चल रहा है, लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच में ये बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोगों को जल्द ही परिणाम जानने की उत्कंठा, उत्सुकता है, क्या कहें? बिल्कुल 2 बजे तक लगभग पूरे परिणाम जो होंगे वो आपके टेबल तक होंगे। लेकिन अभी जो है वो घड़ी में 12:15 हो रहा है, और 12:15 में अगर आप सोचेंगे कि आपको सभी 144 वार्ड के सभी जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाए, तो ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो भी अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं वो पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, और थोड़ी ही देर में कोलकाता कॉरपोरेशन का जो दशा और दिशा और उसकी नई तस्वीर वो भी आपके सामने होगी। इसमें कम से कम मुझे लगता है 1 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन 1 घंटे में अभी भी कई ऐसे वीआईपी प्रत्याशी हैं जो आगे और पीछे दोनों तरफ ही चल रहे हैं। सुनीता झंवर, बार बार कहना पड़ रहा है, 42 नंबर वार्ड से अब जो खबर आ रही है कि सुनीता झंवर आगे चल रही है, महेश शर्मा से आगे चल रही है, यानी महेश शर्मा को पछाड़ कर सुनीता झंवर आगे चल रही है। ये एक बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, 42 नंबर वार्ड के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से शुरू में सुनीता झंवर जो है वो पिछड़ गई थी महेश शर्मा से, और कहीं कहीं जैसा कि हम लोग बता रहे हैं आपको कि जुलूस भी निकाला जा रहा था, महेश शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। लेकिन उनके लिए एक छोटी सी सिर दर्द वाली खबर ये आई है कि सुनीता झंवर 42 नंबर वार्ड से आगे चल रही हैं, और कुछ ही देर में इसका निर्णय हो जाएगा कि सुनीता झंवर जो पिछले 2 दशक से चुनाव जीतते आ रही हैं 42 नंबर वार्ड में, वो क्या फिर से इस बार स्थापित पार्षद तो थी ही, फिर से नई पार्षद क्या बनने जा रही हैं, या फिर महेश शर्मा के हाथ में कमान होगी। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 42 नंबर वार्ड पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 42 नंबर वार्ड में सुनीता झंवर को विजयश्री मिलती है, या फिर महेश शर्मा जो नए चेहरे हैं, जो कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आए हैं और एक कद्दावर जुझारू नेता माने जाते हैं, कि सेहरा उनके सर बंधेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम बार बार युवा शक्ति के माध्यम से जो यूथ हैं, जो पहली बार चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जीते हों या हारे हों, या जो भी कार्यकर्ता हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, या किसी भी पार्टी के हों, उन तमाम कार्यकर्ताओं से युवा शक्ति लगातार अपील कर रहा है कि आप अपना धैर्य मत खोइए, और एक ऐसे, क्योंकि आपकी हार हुई है या जीत हुई है, जनता ने जो भी फैसला दिया है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। और इन पंक्तियों के साथ कि आप ये जनता में अगर आपने कुछ भी किया तो जनता ये समझेगी कि उनका जो ये फैसला है वो किसी भी रूप में आप उसको टाल रहे हैं। तो हम ये 2 पंक्तियों के साथ कि बढ़ चल टुकड़ी सोच नहीं तनिक क्या बीता, डरते हैं डरपोक यहाँ बांध गले रेशम का फीता, यह तो समर यहाँ मुट्ठी भर मिट्टी जिसने चूमी जीता। और जो जीत गए हैं उनको बधाई देना चाहिए। एक परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए, और वो परंपरा केवल दिखावे के लिए नहीं हो, एक दिल से ये परंपरा की शुरुआत कीजिए, ताकि जिस बंगाल, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिस बंगाल से लीड करने की बात कही जा रही है पूरे देश को, भारत इतना बड़ा देश है और उसको लीड करने की बात बंगाल से कही जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया कल सोचता है। और ममता बनर्जी जो शुरुआती दौर से ही एक अग्नि कन्या के रूप में बहुत कुछ झेलते हुए इस मुकाम पर आई हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टी को कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने का अवसर नहीं दें, और जो भी परिणाम आए हैं उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये युवा शक्ति की ओर से आप तमाम पार्टी के नेता,
और बड़ी खबर ये आ रही है कि अब सुनीता झंवर जो है चुनाव हार गई हैं 42 नंबर वार्ड से। लगातार 4 टर्म काउंसिलर रहने के बाद सुनीता झंवर महेश शर्मा से जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं और पहली बार कांग्रेस से वो टीएमसी में आए हैं और टीएमसी के युवा ब्रिगेड में आते हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं। उन्होंने सुनीता झंवर को पराजित कर दिया है। सुनीता झंवर को कहा जा रहा है ये कि मुस्लिम मतदाता जो हैं, जो क्या इस बार सुनीता झंवर को साथ नहीं दिया और वो ममता बनर्जी के साथ आ गए। देखिए, निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट तो उन्हें मिले हैं। अगर मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलता तो यहाँ पर मुकाबला करना तृणमूल के लिए काफ़ी मुश्किल था और इसमें बहुत बड़ा एक सपोर्ट भी होता है। लेकिन 42 में हम लोग बार बार शुरू से या पिछले 10 दिनों से हम लोग आपको बता रहे थे कि 42 नंबर वार्ड में लोग कह रहे थे कि जो स्थापित पार्षद थी वहाँ से उनके पति के अहंकार कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा था। तृणमूल ने भी जब यहाँ पर प्रचार प्रसार जब चलाया तो वो भी यही कह रहे थे कि जब भी कोई समस्या होती है तो उनके पति जो है वो समय नहीं देते हैं काउंसलर से मिलने का, जिसका खामियाजा शायद आज भुगतना पड़ा है सुनीता झंवर को। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शाइनी घोष जब प्रचार करने के लिए इस वार्ड में जब महामिছিল कर रही थी तो उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया था कि आप अपने घर के बेटे को यहाँ वोट दीजिए जो 24 घंटे आपके साथ हर कदम पर खड़ा है। ऐसा किसी के साथ ना खड़ा हो कि आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है और आप जाएं और आपको पता चले कि नहीं मैडम अभी सो रही हैं या फिर मैडम अभी मीटिंग में है या फिर मैडम के हस्बैंड आपसे बात करेंगे। शायद यही सब वजह है कि इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बड़ा बाजार के लिए। बड़ा बाजार क्षेत्र में 42 नंबर वार्ड में बहुत दिनों से यह मांग चल रही थी कि अब यहां पर पार्षद को चेंज करना पड़ेगा और अब आज यहां की पब्लिक ने 42 नंबर वार्ड की जनता ने साबित कर दिया है कि जो हवा जिस तरफ बंगाल चल रहा है, जिस तरफ कोलकाता की तमाम दर्शक, तमाम जो लोग, जो तमाम वोटर्स चल रहे हैं, वो हवा अब 42 नंबर वार्ड में भी बह रही है। बिल्कुल जो आपने गिनाए कि निश्चित रूप से जनता नाखुश होती है तभी, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए कि ठप्पा मारा गया कुछ भी, लेकिन 23 नंबर वार्ड में विजय ओझा के लिए, विजय जी के लिए आपने कहा कि वो स्टाम्प और रबर ये स्टाम्प पैड वगैरह लेके चलते हैं ताकि किसी को एक सेकंड की भी डिले नहीं हो, देरी नहीं हो और जिनका जो काम है वो अपने काम पर निकले। तो इसको जनता ने बहुत सराहा है और यही कारण है कि उनको विजय श्री मिली है। ऐसा कार्य 42 नंबर में नहीं हो सका है, इसी वजह से ये परिणाम आए हैं। बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि तृणमूल कांग्रेस 133 सीटों पर, बीजेपी 3 सीटों पर, लेफ्ट फ्रंट 4 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, अदर्स 3 पर आ गए हैं। अदर्स 3 पर आ गए हैं। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि निर्दलीय भी एक फैक्टर के रूप में समझिए कि क्योंकि बड़े बड़े सुरमाओं की लड़ाई चल रही है, इसमें निर्दलीय भी पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल, निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई कम ना आके, और ये बहुत एक शिक्षा का विषय है कि आपको कोई पार्टी किसी चुनाव में अगर टिकट नहीं देती है, आपको अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं तो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब बंगाल के कोलकाता जैसे महानगर में अगर आप तृणमूल को, बीजेपी को और कांग्रेस जैसे और सीपीएम को, चारों पार्टियों को दरकिनार करके निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो अगर आगे आ रहे हैं तो ये दूसरे लोगों के लिए शिक्षा का विषय है कि आप भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं अगले चुनाव में या आने वाले किसी भी चुनाव में। अगर आपको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप ग्राउंड जीरो से शुरू होकर अपने कार्य को शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी चुनाव में अपना भाग्य आजमाएं। बिल्कुल। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कोलकाता कॉरपोरेशन का चुनाव 19 तारीख को चुनाव हुआ था, जिसके आज मतों की गणना चल रही है, गिनती चल रही है। सुबह से ही रुझान आपको लगातार युवा शक्ति के चैनल पर आपको दिख रहा है। युवा शक्ति पल पल की खबर अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम ला रहे हैं। रुझानों के साथ साथ जो परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हैं उनके उसको भी आपके सामने रख रहे हैं। विजय उपाध्याय, एक बड़ी खबर, विजय उपाध्याय
जो 20 नंबर वार्ड से जो बहुत ममता बनर्जी के बहुत करीबी जाने जाते हैं, चुनाव जीत गए हैं। आपको बताएं कि विजय उपाध्याय ने एक युवा शक्ति के कैमरे के सामने ये वादा किया था कि इस बार जो उनके वार्ड में काफी बस्ती है, तो बस्ती को एक मॉडल बस्ती के रूप में वो बनाएंगे, और वो जो कहते हैं वो करने में विश्वास रखते हैं। विजय उपाध्याय जो कहते हैं, तो अब 20 नंबर वार्ड का जो चेहरा है वो बदलेगा, निश्चित रूप से सूरत हाल बदलेगा, ऐसा लोगों को विश्वास है। इसीलिए विजय उपाध्याय को फिर से लोगों ने अपना मत दिया है और उनकी जीत हुई है। विजय उपाध्याय के बारे में आपको बताएं कि जब ममता बनर्जी पिछले दिनों जब धरना पर बैठी थी, जब भूख हड़ताल उन्होंने किया था, अनशन पर थी, उस समय विजय उपाध्याय उनके सिराने में बैठकर वो भी कदम से कदम मिलाकर चलते थे, और तब के बाद से ममता बनर्जी उनको भाई फोटा लगाती है, भाई मानती हैं। तो विजय उपाध्याय का तो जीत सुनिश्चित ही था, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि ये चुनाव है, जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। तो हर व्यक्ति और हर चाहे वो हैवीवेट नेता हो या कोई हो, अंदर से हिला हुआ था। क्या कहेंगे? देखिए, विजय उपाध्याय जी के बारे में एक बात कही जाती है कि विजय उपाध्याय जी को जब टिकट 2015 में ममता बनर्जी ने दिया था, तो उन्होंने कहा था विजय उपाध्याय को बुलाकर कि आप है नीमतला घाट में और आप इसकी तैयारी कीजिए, आप चुनाव जीतिए, निश्चित तौर पर आप चुनाव जीतेंगे, मेरी शुभकामना। और उसके बाद आपको ये तैयारी करनी है। और उसके बाद किस प्रकार से आज नीमतला घाट को, भूतनाथ मंदिर को आप जाकर देखिए, इतनी साज सज्जा की जाती है। पहले वो सब नहीं होता था। लैंडमार्क है ये हमारे संस्कृति का, और इतनी सुंदर तरीके से वहाँ पर उस पूरे क्षेत्र को बनाया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक चुल्ली जिसको है वो उसका निर्माण करवाया गया। सब कुछ सौंदर्यकरण हुआ, नवीनीकरण हुआ, और मॉडल वार्ड की तरफ जो वार्ड 20 है वो बड़ा बाजार का, वो कहीं ना कहीं आगे है। और अब इसका फायदा आज ये समझ में आ रहा है कि विजय उपाध्याय को जनता ने चुनाव जिता दिया है। इसके अलावा वार्ड 21 से मीरा हाजरा को चुनाव जिताया गया है। वार्ड 10 से सुब्रतो बंदोपाध्याय चुनाव जीते हैं। वार्ड 11 से अतीन घोष चुनाव जीत गए हैं। वार्ड 48 से विश्वरूप दे, सीएबी के अधिकर्ता विश्वरूप दे, वो भी चुनाव जीत गए हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि वार्ड 66 से फैज अहमद खान, जो कि जावेद अहमद खान के सुपुत्र हैं, वो 62,000 वोट से चुनाव जीत गए हैं। इसका मतलब है कि विपक्ष को तो कुछ मिला ही नहीं इस वार्ड में। बिल्कुल 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 62,000 मतों से चुनाव जीतना, और वो भी काउंसिलर के इलेक्शन में, पार्षद के इलेक्शन में, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने रिकॉर्ड को खुद फैज अहमद खान खुद ही तोड़ते हैं, ये बड़ी चीज है, क्योंकि उनके पिता भी एक कद्दावर नेता है, तृणमूल के कद्दावर नेता हैं। और हालात जो भी आए हों, लेकिन उन्होंने अपना पाला नहीं बदला ये प्रकाश, क्योंकि अभी अब विधानसभा चुनाव जो ये हुए, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो मौका परस्ती को देखकर दूसरे दल में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए, या जहां कहीं भी चले गए। लेकिन एक ये फैज अहमद खान और उसके पिताजी, ये सारे लोग, जावेद अहमद खान एक चट्टान की तरह ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलते रहे, और इसी का परिणाम है। क्योंकि अगर आप साथ में होते हैं तो जनता भी समझती है कि ये मौका परस्त व्यक्ति नहीं है, इसको भरपूर देना चाहिए। देखिए, तो बिल्कुल वहां तो समझ लीजिए कि विपक्षी की जमानत जब्त हो गई होगी। बिल्कुल, विपक्ष को तो कुछ वोट मिला ही नहीं। पिछले बार भी 2015 में भी यही स्थिति हुई थी, जब फैज अहमद खान ने लगातार लगभग 52,000 वोट से चुनाव जीता था, और इस बार 62,000 वोट से चुनाव जीते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जावेद अहमद खान दीदी के कैबिनेट के सिर्फ एक अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के वो सिपाही हैं, जब भी मुख्यमंत्री को जरूरत पड़ी है वो साथ ही खड़े नजर आए हैं। मैं बात करूँ 2007 की अगर, तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊँ, जब रिजवानुर कांड चल रहा था, पूरा देश जिस कांड से हिला हुआ था, उस वक्त ममता बनर्जी जो हैं वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन वो तेज कर रही थी। और उस वक्त भी जावेद अहमद खान कदम से कदम मिलाकर तिलजला क्षेत्र में, तपसिया क्षेत्र में उनके साथ खड़े थे। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस 134 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर
लेफ्ट फ्रंट 2 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और अदर्स 3 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दोस्तों, कोलकाता कॉरपोरेशन चुनाव के चप्पे चप्पे में युवा शक्ति की टीम जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू करवा रही थी। हम कई ऐसे पार्षद से, कई लोगों से, मैक्सिमम वार्ड में युवा शक्ति की टीम गई थी और वहां से जो फीडबैक्स मिले थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्या भी बताई थी। तो इस बार ये युवा शक्ति तमाम ऐसे जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो जीत चुके हैं या जीतने वाले हैं, उनसे ये मांग करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 4th पिलर होने के नाते हमारा ये समझिए कि अधिकार बनता है और ये मांग करने का, अपने क्वेश्चंस को रेज करने का। हम क्वेश्चन रेज करते हैं उन तमाम जीतने वाले लोगों या लोग जो जीत गए हैं कि अपने वार्ड आप ये इधर उधर की बातों में नहीं पड़कर या एक दूसरे से लड़ाई और झगड़े में नहीं पड़कर आप अपनी जो ऊर्जा है वो अपने वार्ड के विकास पर लगाएं। आने वाले समय आपका है, क्योंकि सेनानी निर्भय अभियान करो, सारा आकाश तुम्हारा है। और इसके साथ साथ जो जीत चुके हैं या जीतने वाले हैं, उनको हम यही कहेंगे कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और अपने वार्ड को आपको स्वर्ग बनाना है, और वो स्वर्ग कैसा होगा? जो आपके कार्य के अनुरूप होगा, जहां पानी की किल्लत नहीं होगी, जहां जल का जमाव नहीं होगा, जहां बिजली की समुचित व्यवस्था होगी, जहां कूड़ा करकट नहीं होगा, जहां साफ सफाई की व्यवस्था होगी, जहां लोगों को एक स्वच्छंदता का अनुभव होगा, जहां पार्क होंगे, जहां ये नालों को साफ सफाई के तरह रखा जाएगा, पूरा साफ रखा जाएगा, जहां तालाबों को पाटा नहीं जाएगा, तालाब को भरकर बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनाए जाएंगे। ये लोगों की अपेक्षाएं हैं। क्या कहेंगे प्रकाश? बिल्कुल। और आप जिन बातों को उठा रहे हैं, ठीक यही बात ममता बनर्जी ने भी कहा है कि काउंसलर जो है वो अपने क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर ज़्यादा ध्यान दे, ना कि वो बहुत ज़्यादा राजनीति में घुसकर और विपक्ष को परेशान करे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कॉरपोरेशन अपना काम करेगा, बोर्ड अपना काम करेगा, निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन आप जो हैं, काउंसलर जो है, वो घर घर घूमकर लोगों की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को तुरंत उसको निपटाए। और अगर उनके यानी मुख्यमंत्री के कान तक अगर ये बात आ जाती है कि किसी भी वार्ड में किसी को फलना समस्या है, तो उस काउंसलर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो मुख्यमंत्री ने प्रचार के दौरान ही चेता दिया था। और आज जब उन्होंने कहा है, तो भाजपा को यानी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने वोट कटवा कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो नेता हैं वो वोट काटने के लिए इस बार चुनाव में खड़े थे। उन्होंने तृणमूल का बहुत सारा वोट काट दिया, जिसके वजह से तृणमूल के उम्मीदवार कम वोट से चुनाव जीते हैं। अगर वोट नहीं काट पाते तो चुनाव और भी ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतते। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोलकाता और बंगाल देश को राह दिखाएगा आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जैसा कि हम सुबह से दर्शकों को बता रहे हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जबकि ये जो परिणाम था, कोई ये सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है कि वार्ड 21 से 41 से रीता चौधरी चुनाव जीत गई हैं। वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ये राजीव सिन्हा को उन्होंने परास्त किया है। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, राजीव सिन्हा ने भी पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ी और अंतिम ये दम तक वो लड़ते रहे। काफी कुछ टफ कॉन्टेस्ट था, लेकिन रीता चौधरी काफी उम्रदराज, और वो पहले सीपीएम में थी, सीपीएम के बाद उन्होंने पाला बदल लिया था और तृणमूल कांग्रेस में आ गई थी और वो चुनाव जीत गई हैं। तो ये मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि ये किसी भी तरीके से अगर यहाँ विकास की गति को अवरुद्ध नहीं करने का सपना है
ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी इसको मूर्त रूप देने में लगी हुई है। रीता जी ने आरोप लगाया था कि उनका तो छतरी, कुर्सी वगैरह सब विरोधी और ये सब उठा ले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रीता चौधरी एक बहुत ही भारी भरकम कैंडिडेट थी 41 नंबर वार्ड में, और उन्होंने फिर से साबित कर दिया है चुनाव जीतकर कि उनके सामने चाहे कोई भी प्रत्याशी को भाजपा उतार दे, लेकिन जीत आखिर में उनकी ही होगी। लेकिन राजीव सिन्हा के बारे में कहना पड़ेगा कि प्रचार में तो राजीव सिन्हा आगे थे रीता चौधरी से। भले ही जनता ने रीता चौधरी को आज चुनाव जिता दिया है वोट देकर, लेकिन प्रचार में कहना पड़ेगा कि राजीव सिन्हा ने बहुत अच्छा प्रचार किया, प्रचार प्रसार किया, लोगों तक वे पहुंचे और उनका एक संस्था है मैं नहीं हम, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि अभी कुछ देर में ही मालूम चल जाएगा कितने वोटों से वो चुनाव हार गए, लेकिन हमारी शुभकामना राजीव सिन्हा के साथ भी है, क्योंकि जो कैंडिडेट जिस भी वार्ड में चुनाव हारे हैं, अगर वो प्रचार प्रसार में आगे रहे हैं, अगर वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे हैं, तो युवा शक्ति की टीम उनके साथ है। और बिल्कुल वो युवा भी हैं, और युवा को निश्चित रूप से रीता चौधरी जी के कामों के बदौलत, और रीता चौधरी भी एक कद्दावर नेत्री मानी जाती हैं, तो उनका जीत सुनिश्चित था। लेकिन जिस तरीके से राजीव सिन्हा ने फाइट किया वो काबिले तारीफ है, युवाओं को इससे सबक लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, नींद तो खैर तृणमूल की 41 नंबर वार्ड में उड़ाने में बिल्कुल सफल साबित हुए राजीव सिन्हा, और राजीव सिन्हा घर घर जाकर वोट भी मांग रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं नहीं हम, इससे भी हमारे युवा शक्ति के दर्शकों का भी बहुत सारा फ़ोन आया कि भाई ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू दिखाइए जो कहता है कि मैं नहीं हम। और हम लोगों ने राजीव सिन्हा का भी इंटरव्यू आप तक पहुंचाया, और भी बहुत सारे वार्ड की समस्याओं को भी आप तक पहुंचाया। बहुत से जो गंदगी थी, क्या मुद्दे थे, वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो खबर छन कर आ रही है कि रीता चौधरी जो है वो चुनाव जीत गई हैं 41 नंबर वार्ड से, और राजीव सिन्हा चुनाव हार गए हैं। लेकिन जो भी चुनाव हार रहे हैं या फिर बहुत क्लोज फाइट में चुनाव हार रहे हैं, उनसे भी हम लोग कहेंगे कि कोई भी चुनाव हारना और चुनाव जीतना, इसमें फ़र्क कुछ वोटों का ही होता है। अगर आप फिर से जोर आजमाइश करें, ताकत लगाएं और जनता के साथ जुड़े रहें, तो निश्चित तौर पर अगली बार आपके भी सिर विजय श्री का ताज जो है वो पहन सकते हैं। लेकिन उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। और राजीव सिन्हा ने जिस प्रकार से अपनी ताकत झोंकी, एक युवा होने के नाते, जिस प्रकार से उनके रैलियों में हम लोगों ने देखा कि युवाओं का बहुत ज़्यादा क्रेज था, युवा उनके साथ बहुत सारे जुड़े थे, और डिजिटली टेक्निकली जितना वो साउंड है राजीव सिन्हा, हम लोग उनसे बातचीत भी की थी, वो उससे साबित होता है कि यूथ ब्रिगेड उनके साथ है। हालांकि चुनाव हार गए हैं वो, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामना उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, एक याद आ रहा है दो पंक्ति की, वह प्रकाश जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, और थक कर बैठ न जाना बंधु मंजिल दूर नहीं है। तो थकना नहीं है, और निश्चित रूप से जो लोग हार रहे हैं या हार गए हैं, हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप थोड़ा भी मन को मैला किए बिना अपने क्षेत्र में विकास का जो भी कार्य आपसे बन सकता है, लोगों की सहूलियत जो भी आप दे सकते हैं, उसको जारी रखिए। सबसे बड़ा सवाल जो हम जिस पर चर्चा सुबह से कर रहे हैं कि ये परिणाम तो अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं था, प्रत्याशित ही था कि तृणमूल कांग्रेस को जीतना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। कुछ ऐसे जो हैवीवेट कैंडिडेट थे उनको भी डर सता रहा था। कुछ ऐसा वार्ड था जिसमें निश्चित रूप से ये लग रहा था कि क्या होगा, जैसे वो 45 नंबर वार्ड, 23 नंबर, 42 नंबर और 22 नंबर भी, इसके अलावा भी कई वार्ड थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कौन बनेगा मेयर, क्योंकि मेयर इस बार ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा, या कोई महिला को चुना जाएगा, या कोई पुरुष को चुना जाएगा जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी हो। और इस बार जो भी प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं, काउंसिलर जीत के आ रहे हैं, पार्षद, उस पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी चल रही। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि दीदी का जो सबसे करीबी होगा वो इस बार मेयर की कुर्सी पर रिजर्व फिर से, क्योंकि फिरहाद हकीम जैसा कि पिछले बार मेयर थे वो,
और लेकिन इस बार जैसा कि संविधान में तृणमूल के संविधान में ही कह दिया गया है कि वन मैन वन पोस्ट, और इससे अगर इस बात पर गौर फरमाया जाए तो फिरहाद हकीम शायद इस बार मेयर की कुर्सी से थोड़े से दूर रह सकते हैं। हालांकि वार्ड 82 से वो चुनाव जीतने के दहलीज पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके अलावा देवाशीष कुमार उन पर तृणमूल जो है वो दाव लगा सकती है। अगर महिला की बात की जाए तो माला राय पर भी आजमाइश हो सकती है। अतीन घोष जो है वो भी इस मेयर की रेस में है, लेकिन अगर अतीन घोष को अगर मेयर बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय से उप मेयर यानी डेप्यूटी मेयर की कुर्सी दी जाएगी। इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि कौन हो सकता है उप मेयर, कौन बनेगा मेयर। लेकिन वन मैन वन पोस्ट यानी माला राय भी सांसद हैं, और अगर वो मेयर बन जाती हैं तो उन्हें फिर अपने संसदीय जो उप क्षेत्र है वहाँ से जो सांसद हैं वो भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और वहाँ भी फिर उपचुनाव भी जा सकती है। वो भी एक समस्या है तृणमूल के सामने। और फिरहाद हकीम अगर वो अगर मेयर बन जाते हैं तो फिर उन्हें भी मंत्रित्व पद छोड़ना पड़ेगा। वो भी एक तृणमूल के सामने बड़ी समस्या है। प्रकाश, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तो बोर्ड का गठन होना है और कोई तो मेयर बनेगा और मेयर इन काउंसिल बनेगी और फिर अपने काम पे लोग जुटेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि गंगा सागर मेला यहाँ सबसे बड़ा मेला जो ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें ममता बनर्जी खुद हस्तक्षेप करती हैं और बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश, क्योंकि लाखों लोग आते हैं यहाँ। और मजे की बात है कि पूरे देश विदेश से काफ़ी श्रद्धालु गंगा सागर पहुँचते हैं। आउटरम घाट पर भी बहुत बड़ा शिविर लगता है, लोग लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। तो कोरोना का काल चल रहा है, ओमिक्रॉन के भी बहुत सारे मामले अब देश में उजागर हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी वो उजागर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये इसके लिए जो कॉरपोरेशन का जो बोर्ड बनेगा उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? नया बोर्ड अब 2-4 दिन में ही इसका गठन कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में ये पूरा चल रहा है और कोई भी यहाँ पर ना कोई काउंसलर है ना कोई मेयर है। ऐसे में तुरंत इसका गठन करना भी एक बहुत ये है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर अब ठीक आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अब गंगा सागर जो मेला है वो दहलीज पर है, और कोलकाता के आउटराम घाट में किस प्रकार से कितनी सहूलियत लोगों तक पहुंचाई जाए ये भी देखने वाली बात है। लेकिन उसमें भी बता दूं कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात को इस क्षेत्र का दौरा करती हैं और वो जाकर देखती हैं कि जितने भी जो साधु सन्यासी जो बाहर से कुछ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, कोने कोने से जो आउटराम घाट के मार्फत जो यहाँ से बसों से जाते हैं गंगा सागर मेले में, उन्हें रात को सोने की व्यवस्था या उनके शौचालय की व्यवस्था या उनके खाने की व्यवस्था प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर भी दीदी का पूरा ध्यान रहता है। और अब ये पूरी जिम्मेदारी मेयर को भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ के मेयर होंगे वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार से कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, और अब जो नया एक वेरिएंट आ रहा है इससे भी हम लोग डरे हुए हैं कि अब इसका क्या रूप देखने को मिल सकता है, आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में आउटराम घाट में कितनी व्यवस्था होगी और इन तमाम व्यवस्थाओं का जो जिम्मा होगा वो गंगा सागर कमेटी के साथ साथ मेयर जो होंगे कोलकाता के उनके भी कंधे पर होगा, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी जवाबदेही भी होगी कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, सबसे पहले जो उनकी चुनौती होगी वो जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में ही समझ में आएगा कि वो कितने खड़े उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि अपने दर्शकों को बताएं, और खासकर हिंदी भाषी बहुत सारे लोग गंगा सागर मेले में आते हैं और गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की भी बातचीत चल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि जितने लोग आते हैं, और बहुत सारे तो लोग ऐसे आते हैं उनको यहाँ महानगर के रोड के सड़क के नियमों का कुछ भी नहीं पता है, और प्रशासन के सामने में बड़ी चुनौती रहती है। और कॉरपोरेशन जो है कोलकाता कॉरपोरेशन
कि जो भी लोग जीत कर आते हैं या जो भी लोग हारे भी हैं, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोरोना का काल है, ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ जैसा कि प्रकाश ने भी बताया कि चुनौती भरा ये रहेगा। इस चुनौती को बखूबी रूप से पार करना ये तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी उसको पूरी तरीके से निभानी चाहिए। देखिए टोटलिटी की अगर बात की जाए आज के चुनाव में, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैज़ खान जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने की है, वो सबसे ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीते, वो मैन ऑफ द मैच कह सकते हैं आप उन्हें। लेकिन महेश शर्मा ने सबको चौंका दिया है और मैं उन्हें फुल पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 बार की नहीं, 4 बार 5 बार की काउंसलर को उन्होंने हरा दिया है। पिछले बार ही महेश शर्मा बहुत ज़्यादा भारी लग रहे थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट से चुनाव चूँकि आज वो भाग्य आजमा रहे थे, तो शायद कुछ कमी रह गई हो, लेकिन तमाम कमियों को इस बार पूरा कर दिया गया है और 42 नंबर वार्ड से चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया है महेश शर्मा ने। और यही एक जीत है तृणमूल की, जिसने किसी भी वार्ड में सबको चौंकाया है। बाकी तो जितने खड़े हुए समझ में आ रहा था कि ये इस वार्ड से ये जीतेंगे, चाहे ये चुनाव हारेंगे। विजय ओझा पर एक बात कही जा रही थी, लेकिन विजय ओझा चुनाव जीत गए, बहुत अच्छे अंक से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा संतोष पाठक भी चुनाव जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन सुनीता झंवर के लिए अच्छा नहीं था और महेश शर्मा के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इसका ये मतलब है कि जो बजरंग बली का जो आशीर्वाद है, आज महेश, जो खुद महेश है, उनको मिल गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा आपने तर्क संगत बात कही है कि आज मंगलवार के दिन आज महेश, क्योंकि महेश वो उन्हीं के रूप हैं। महेश जो कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो महेश बजरंग बली के ही रूप है। तो बजरंग बली आज मंगलवार है, तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद महेश को देकर। देखिए महेश शर्मा जी को जहाँ तक हम लोग पर्सनली जानते हैं, महेश शर्मा जी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं, भक्तों में एक हैं। और महेश उनका नाम भी है और आज उनके नाम का भी असर और उनके नाम का जो आशीर्वाद है उन्हें पूरी तरह से मिला है। जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है और साथ में भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मंगलवार के दिन महेश शर्मा ने आज सुनीता झंवर को पराजित कर दिया है और बड़ा बाजार के इतिहास में आज महेश शर्मा का नाम भी दर्ज हो गया है। बिल्कुल, नाम का असर तो पड़ा है प्रकाश, लेकिन अब जनता काम के असर को भी देखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली काम बोलता है और बेहतर काम करने के बाद ही जो अगला चुनाव आएगा उसमें ये तय किया जाएगा कि आपने क्या किया है और नहीं किया है, क्योंकि ये जनता के हाथों में ही सारी चाबी होती है। मैं एक बार और अपने दर्शकों को बता दूं कि 135 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, जो रुझान अभी तक सामने है। बीजेपी 3 सीटों पर, लेफ्ट फ्रंट 2 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और अदर्स जो अन्य है वो 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। प्रकाश उपाध्याय जो एक हैवीवेट नेता माने जाते हैं, वो चुनाव हार गए हैं। और ये ऐसे लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो क्या लगता है कि सही तरीके से जनता उनको जज नहीं कर पाई या काम पर जनता ने वोट दिया है? देखिए बहुत सारे ऐसे कांड हुए कोलकाता में, जब शारदा कांड या और भी बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए थे, तो उसका जो लोगों तक पहुंचाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो प्रकाश उपाध्याय, और वार्ड में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिजिटली साउंड रहेंगे तो आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा अगर टेक्निकली आप हिट हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे। और उम्र दराज हो गए हैं प्रकाश उपाध्याय, ऐसा संभव है कि शायद घर घर तक अपनी बातों को दोबारा पहुंचाने में सक्षम नहीं हुए हैं। बड़ा नाम कांग्रेस के लिए कोलकाता में, लेकिन फिलहाल 29 नंबर वार्ड से चुनाव हार गए हैं प्रकाश उपाध्याय। बिल्कुल, और ये हार जीत का तो सिलसिला बना हुआ है, सिलसिला चलता रहेगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि हम सुबह से ही कोलकाता कॉरपोरेशन के जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप
युवा शक्ति को जो आप जिन्होंने देर से ट्वीन किया है उनको मैं बता दूं कि कोलकाता कॉरपोरेशन के 144 जो वार्ड हैं जिसका चुनाव 19 दिसंबर को हुआ था, 21 आज उसके परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं और रुझानों से लगता है कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां परिणाम बदल गए हैं, क्योंकि 42 नंबर वार्ड में सुनीता झवर जो 4 टर्म से यहाँ काउंसिलर रही हैं, लेकिन उनको एक पहली बार जिनको मौका दिया गया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उन्होंने महेश शर्मा ने उनको पछाड़ दिया है, उनको पराजित कर दिया है। इसके अलावा ये 42 नंबर वार्ड के साथ साथ 45 नंबर वार्ड जो काफी लोगों की हर आदमी आज सुबह से युवा शक्ति कार्यालय में फोन कर यह पूछ रहा है प्रकाश कि 45 का क्या हुआ, 45 का क्या हुआ। तो उनकी जानकारी के लिए मैंने पहले भी बताया है, 45 नंबर वार्ड से कांग्रेस के हेवीवेट उम्मीदवार संतोष पाठक जो लगातार काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के शक्ति सिंह को पछाड़ दिया है, पराजित कर दिया है। हम इसके अलावा काफी लोग चुनाव ये जीत चुके हैं, उनका रुझान के साथ साथ परिणाम भी आ गया है, जिसको हम पल पल अपडेट आपको कर रहे हैं। प्रकाश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो अब एक और लड़ाई ये हो सकती है कि जो हेवीवेट नेता है, अगर उनको जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने टिकट देने में टिकट काट दिया उन लोगों का, इसी तरीके से उनके मन में मनसा ये होगी कि हम मेयर इन काउंसिल बने, MIC बने। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं दरार पड़ने की आशंका दिख रही है? देखिए, दरार तो नहीं दिख रही है, लेकिन असंतोष थोड़ा सा फैल सकता है, क्योंकि समझ लीजिए कि हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे कि विजय उपाध्याय जी की बात कर रहे थे कि लगातार कई बार से चुनाव वो बहुत सारे चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं, बाद में तृणमूल कांग्रेस के लिए भी चुनाव लड़ा, जीता भी, और फिर आज उन्होंने दूसरी बार परचम लहराया हुआ। तो ऐसे लोग, अगर MIC उन्हें नहीं बनाया जाता है तो एक असंतोष लोगों में फैलता है। नेताओं में तो बाद में फैलेगा, पहले लोगों में फैल जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप खुद सर्वे कर लीजिए कि आपके कौन से नेता जो हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले नेता साबित हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोगी नेता साबित हो सकते हैं। उन्हें आप MIC में भी जगह दे सकते हैं। तारक सिंह बहुत लगातार कई सालों से MIC की फहरिस्त में सबसे आगे हैं। इस बार एक खबर ये भी आ रही है कि उनके सुपुत्र अमित सिंह को भी चांस मिल सकता है। विजय उपाध्याय रेस में आगे हैं। इसके अलावा अब सुष्मिता भट्टाचार्य जो कि 63 वार्ड से चुनाव जीती हैं, बोरो चेयरमैन भी रही हैं, उनको MIC का पोस्ट मिल सकता है। और एक नाम और भी है, रत्ना चट्टोपाध्याय। ये इन्हें भी MIC के दौड़ में रत्ना चट्टोपाध्याय आगे हैं और इन्हें भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि तृणमूल का बोर्ड बनना लगभग तय है, और तृणमूल के बोर्ड बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, जो 2-4 मुद्दे हमने उठाए हैं युवा शक्ति के दर्शकों की ओर से, जो सवाल हमारे पास आए थे, वो हम तृणमूल कांग्रेस के वैसे नेता जो जीते हैं, या कांग्रेस के नेता जीते हैं, या BJP के लोग जो जीते हैं, उन तमाम लोगों से यही सवाल किया है कि आप अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में अभी से सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आपस में जो द्वंद्व है उस स्थिति से बचने के लिए और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके आप उस द्वंद्व को विकास कार्यों पर लगाइए, विकास कार्यों की तरफ अपने आप को मुखातिब कीजिए। इसके अलावा भी आपको जो भी परिस्थिति आएगी, ये सारी चीजों से हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन ये तय है और ये तकरीबन सारे मीडिया ने इसको स्थापित कर दिया है। युवा शक्ति भी लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहा है कि तृणमूल का बोर्ड बनना तय है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा करीबी होता है, जिसके माथे पर मेयर का सेहरा बनता है, और कौन मेयर परिषद में ये अपना जगह सुनिश्चित कर पाते हैं। लेकिन जो मेयर परिषद बने या मेयर बने, लेकिन जो भी लोग जीते हैं उनको अपने वार्ड को
पूरी तरीके से मॉडल वार्ड बनाने के लिए, जिससे ममता बनर्जी का जो ये सपना है कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा भारत कल सोचता है, और बंगाल आने वाले समय में देश को एक नई दिशा देगा, एक राह देगा। इस राह पर चलकर ही देश उन्नति और ये जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं के साथ आप बने रहिए युवा शक्ति के साथ। हम लेते हैं ब्रेक के बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हम लोगों से भी बात करके, ये जनता से भी बात करेंगे, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करके आपको सिर्फ और सिर्फ हकीकत से रूबरू करवाएंगे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।